Hello students, in today's lecture number 2 of chapter 4 we shall discuss the next topic, and the next topic is the concept of magnetic field. In yesterday's lecture number 1 we discussed Oersted experiment, the history behind it. From Oersted experiment we concluded various points. Oersted experiments के आधार पर हमने डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए. एज पर आज जो हमने कल बात की थी, एज पर ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट वी कैन से क्या कहा जा सकता है. यदि शॉर्ट में हम कहें ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या मतलब शॉर्ट में क्या कह सकते हैं. नंबर 1 या ए, मैग्नेटिक फील्ड जिसको हमने डिफ्लेक्शन कहा था, इसको पॉइंट ए नहीं कहें, मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको हमने डिफ्लेक्शन कहा था कि मैग्नेटिक निडल एक करंट कैरिंग वायर के नेबरहुड में है. जब करंट कैरिंग वायर के नेबरहुड में एक मैग्नेटिक निडल को रखा जाता है तो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आता है, और वो डिफ्लेक्शन ये बताता है कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ कोई एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और जो चारों तरफ का क्षेत्र है उस वायर के जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. तो जो ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसकी बात हमने कल की थी उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं सोर्सेज मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड by the following ways. अब ये जो वेज है, एक्सेप्ट मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्ट मैग्नेट से तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता ही है, लेकिन मैग्नेट के अलावा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इसकी बात हमने कल ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में की थी. मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट हमें वो रास्ते बताता है, हमें ये बताता है कि कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं विदाउट ए मैग्नेट. सो फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग वेज. नंबर 1, ए करंट कैरिंग वायर. ए पॉइंट की यदि मैं बात करूं, ए करंट कैरिंग वायर कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. कल हमने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बात की थी कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, और हमने ये चेक भी किया था, कल देखा भी था कि करंट कैरिंग वायर के नेबरहुड में यदि हम कोई कंपास या मैग्नेटिक निडल रख देते हैं तो उस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है ड्यू टू the current flowing through the wire or conductor. Number 2 or B, we can say the magnetic field is produced. We are saying current carrying wire is producing. Suppose this is the current carrying wire. This PQ is a wire in which I current is flowing. So around this wire in the form of concentric circles magnetic field lines are produced. मीन्स इस वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. किसकी वजह से? ड्यू टू करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर. अब करंट कैरिंग वायर के कारण हो रहा है, इसका मतलब मूविंग चार्जेज के कारण हो रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, जिनको हम कह सकते हैं मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव आयंस हैं एटसेट्रा. इनकी वजह से भी क्या प्रोड्यूस हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? चार्ज के मोशन में आने की वजह से, पॉजिटिव आयंस के मोशन में आने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. तो ये वजह रही कि कैसे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमने ये जाना था कि कैसे एक करंट कैरिंग वायर से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे हम मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं. और जो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हैं कि यदि हम चैप्टर नंबर
बात करें थर्ड की, जिसमें हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, जहां पर हमने मूविंग चार्जेस के साथ डील किया था। मूविंग चार्जेस अपने साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ और कौन सा फील्ड रखते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मूविंग चार्जेस के साथ कौन कौन से फील्ड एसोसिएटेड होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ, दोनों फील्ड एसोसिएटेड होते हैं। बोथ आर एसोसिएटेड किसके साथ? मूविंग चार्जेस के साथ। मूविंग चार्जेस के साथ तो दोनों फील्ड एसोसिएटेड होते हैं, मूविंग चार्जेस के साथ दोनों फील्ड एसोसिएटेड होते हैं। लेकिन हमने चैप्टर 1 और 2 में बात की थी कि जो रेस्ट में जो चार्जेज होते हैं उनके साथ तो ओनली कौन सा फील्ड एसोसिएट होता है? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज एसोसिएटेड। राइट? मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं होता है किसके साथ? रेस्ट में चार्जेज के साथ। जो चार्जेज रेस्ट में हैं उनके साथ कोई मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं होता है, लेकिन जो मूविंग चार्जेज हैं उनके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एसोसिएट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। ध्यान रखिएगा, जब चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होते हैं, जब चार्जेज रेस्ट में हैं तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात तो हम पहले कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। हालांकि अभी तक आपको काफी कुछ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा। मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में जानते हैं अब थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है इसकी बात हम करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस और यू कैन से रीजन, क्षेत्र। इट इज ए स्पेस और रीजन अराउंड, किसके अराउंड? किसके चारों तरफ? अराउंड ए मैग्नेट और ए करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मैग्नेट के चारों तरफ का वह क्षेत्र। इट इज ए स्पेस और रीजन अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which magnetic effect or we can say magnetic force can be experienced। ठीक है? किसी मैग्नेट के या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के चारों तरफ का ये जो क्षेत्र है जिसमें मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सकता है, या फिर इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, इस करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें क्या एक्सपीरियंस किया जा सके? मैग्नेटिक इफेक्ट और फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एंड दिस magnetic field is denoted by वेक्टर B। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E से रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल E से, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैंने देखिए वेक्टर लगाया है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है? अब देखिए मैग्नेट क्या होता है। बेसिकली मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट के बारे में आप जानते होंगे। Fe3O4 आयरन और ऑक्साइड, Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड, इसे हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं।
वैसे तो मैग्नेट दो टाइप के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट जिनको व्यक्ति खुद स्वयं तैयार करता है लैब में, मैन मेड मैग्नेट जिनका दूसरा नाम है, और नेचुरल मैग्नेट जो कि नेचर में पाए जाते हैं। लेकिन जब नेचुरल मैग्नेट हमारे पास अवेलेबल हैं तो फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट हैं उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी वीक होती है, वो काफ़ी कमज़ोर मैग्नेट होते हैं और वो डिजायर्ड शेप में नहीं पाए जाते। हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप के मैग्नेट की ज़रूरत होती है जो कि नेचुरल मैग्नेट के केस में हमें फुलफिल नहीं हो पाता। तो मैन मेड मैग्नेट की हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ी, आर्टिफिशियल मैग्नेट की हमें इसीलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आर्टिफिशियल मैग्नेट और मैन मेड मैग्नेट का स्ट्रेंथ हम चाहें जितना कर सकते हैं और शेप चाहे जैसा बना सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है, कंपास आर्टिफिशियल मैग्नेट है, राइट। तो हम आर्टिफिशियल मैग्नेट का जैसे यू शेप मैग्नेट हम यूज करते हैं कई जगह, ठीक है, जनरेटर में यूज करते हैं, मोटर में यूज करते हैं। तो जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं उनका शेप हम अपने अनुसार बना सकते हैं और साथ ही साथ हम उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी अपने अनुसार रख सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन नेचुरल मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो तो काफ़ी वीक होता है और उनका शेप भी डिजायर्ड नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात मैंने आपसे की। मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड, it is the space around a magnet or a current carrying conductor in which magnetic effect or force can be experienced. It is denoted by vector v. It is a vector quantity. It is a vector quantity. ध्यान रखिएगा, it is a vector quantity. अब हम आ जाते हैं कि what is the cause of this magnetic field. cause तो आपने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में भी जाना कि cause क्या होता है. What is the cause of magnetic field? cause of magnetic field. cause of magnetic field. जैसे कि हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का भी अपना उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो उसके बहुत सारी थ्योरीज हैं जो अलग अलग कारण बताती हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से। कोई कहता है कि अर्थ जो है अपने एक्सेस पर रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करने से जो कन्वेंशनल करंट डेवलप होते हैं, आयनिक चार्जेज के मोशन में आने से जो करंट डेवलप होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिज्म है अर्थ के पास। या फिर कोई दूसरी थ्योरी कहती है कि अर्थ के जो अपर सरफेस है उसमें कोबाल्ट, निकेल, आयरन ये सब पाया जाता है, तो इस वजह से उसका मैग्नेटिज्म है। कोई कहता है कि जी इसके अंदर जो है कई थ्योरी कहती हैं कि अंदर मैग्मा है और वो गर्म है, वो जो फ्लूइड है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो सर्कुलेशन में है तो करंट वहाँ पर डेवलप हो जाता है, उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। सो डिफरेंट थ्योरीज आर अवेलेबल फॉर द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन बेसिकली हम एक बात कह सकते हैं, यदि हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात ना करें, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, तो व्हाट शुड बी द कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज़ बिकॉज ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्सेज बिटवीन, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्सेज, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्सेज बिटवीन किसके? इलेक्ट्रिक चार्जेज, इलेक्ट्रिक चार्जेज इन मोशन। मोशन में जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं उनके बीच जो फोर्सेज हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये एक बात हुई कि क्या कॉज है मैग्नेटिक फील्ड का। अब हम बात करें यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपको जानना जरूरी है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है। टेस्ला, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट टेस्ला है, एसआई यूनिट, यूएनआईटी यूनिट, एसआई यूनिट टेस्ला है, जिसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं, सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का गॉस है, गॉस दूसरे वैज्ञानिक हैं, टेस्ला एक वैज्ञानिक हैं। गॉस जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और टेस्ला और गॉस में एक रिलेशन होता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ प्लस 4 गॉस, ये होता है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि 1 गॉस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/10⁴
टेस्ला आ जाएगा। और यहाँ से 1 गॉस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻+4 गॉस, ऐसे याद रखिए, या 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो टेस्ला is SI unit of magnetic field, Gauss is CGS unit of a magnetic field, and the relation between Tesla and Gauss is 1 Tesla is equal to 10⁻+4 Gauss, or you can say 1 Gauss is equal to 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये प्लस और माइनस का ध्यान रखना, ये 1 टेस्ला का वैल्यू 10⁻⁴ गॉस होता है, ध्यान रखिएगा। ये CGS यूनिट कम होता है और ये जो टेस्ला है ये बड़ा यूनिट होता है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻+4 गॉस होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये बात हो गई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम बात कर लें थोड़ी सी कि जो क्या नाम से ब्रांच है जिसमें हम रिलेशन की बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की। The branch of physics in which we study relation between electric current and magnetic field is known as electromagnetism। ये भी आप एक शब्द ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक शब्द है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और ये से किसे कहते हैं ये ध्यान रखिएगा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर कहें इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की जहाँ बात हो रही है मतलब हम करंट की बात करेंगे, मतलब हम किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे। और ये मैग्नेटिज्म का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से हो गया, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड से हो गया। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म किसे कहेंगे, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, a branch of physics which deals with the magnetism due to electric current, which deals with the magnetism due to electric current। यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म की जो बात करता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स की वह ब्रांच जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिज्म की बात करता है, उसे कहते हैं इज नॉन एज क्या कहते हैं, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, या फिर हम कहें ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the relationship between electricity and magnetic field या magnetism, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो रिलेशन की बात करता है फिजिक्स का, वह ब्रांच क्या कहलाता है, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कहलाएगा ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाएगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसकी बात हम शॉर्ट में करेंगे। आगे हम इसकी बात डिटेल में भी करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं क्या नाम से, शॉर्ट में, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। मैं चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस
in presence of magnetic field, in presence of magnetic field। और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कोई चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इसकी बात हम करना चाहते हैं। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मैं कैसा ले रहा हूँ, यूनिफॉर्म फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैं ये बात कर लेता हूँ कि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो मैं लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते थे ना, पैरेलल हैं तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता था। वैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब इसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सेम है, ठीक है। अब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया, क्या रख दिया, चार्ज पार्टिकल क्यू रख दिया, तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Fm, यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैं बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। और वो किसके बराबर आता है, QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा, राइट। अब आप टेंशन मत लीजिए, इस रिलेशन को हम आगे डिराइव भी करेंगे। अभी मैं कुछ और आपको बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने ये रिलेशन डायरेक्ट लिखा है, ठीक है। QVV साइन थीटा, ये फॉर्मूला आया, QVV साइन थीटा, ये वाला फॉर्मूला लिखो, या फिर वेक्टर FM इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B लिखिए, ठीक है। इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि A क्रॉस B, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है। क्लास 11 से आप जानते हैं, ए की जगह वी है और बी की जगह वी है, तो वी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा। ये वी क्या है, व्हाट इज दिस, वी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से एंट्री करता है, वी वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करता है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है मूवमेंट का। तो v और v के बीच जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, ये थीटा आ गया। और v वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल है, b मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, q मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, किसका, चार्ज पार्टिकल का। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज का वैल्यू क्या है, q है। तो जब किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, QVV साइन थीटा, QVV साइन थीटा। ध्यान दीजिए, मैं बात कर रहा हूं चार्ज पार्टिकल के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया गया फोर्स, चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स, इसकी बात हो रही है। तो चार्ज पार्टिकल के द्वारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया गया फोर्स कितना होता है, QVV साइन थीटा या QV क्रॉस B होता है। अब यहां से इस रिलेशन से मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकता हूं, B बराबर होगा Fm अपॉन QB साइन थीटा, होगा या नहीं होगा, QV साइन थीटा। पहले मैं डायमेंशन निकालना चाहता हूं कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन में इस फॉर्मूले से निकालूंगा, तो v का जो डायमेंशन होगा, ऊपर कौन है, फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आप क्लास 11 से ही जानते हैं, m1l1 t-2 होता है। और नहीं पता है तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन की जगह वेलोसिटी अपॉन टाइम रखने पर फोर्स का हम डायमेंशनल फॉर्मूला ये लिख पाएंगे। निकालना आता होगा आपको भाई, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, ma। जैसे मैं यहाँ पर करके दिखाऊं आपको, फोर्स इज इक्वल टू ma होता है, और मास m का तो हो गया m मास का, और एक्सिलरेशन v अपॉन t होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो और रीराइट करें इसको, वेलोसिटी की जगह पोजीशन अपॉन टाइम होता है, तो पोजीशन अपॉन टाइम स्क्वायर हो जाएगा, और ये m 1 हो गया,
और x क्या है, डिस्टेंस है, तो इसका l हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। t क्या है, टाइम है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला t स्क्वायर के कारण t 2 हो गया। t तो इसको सॉल्व करने से m1 l1 t माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला आया किसका, फोर्स का। इस तरीके से फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया। अब नीचे कौन है, चार्ज। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई, I इज इक्वल टू क्या जानते हो, Q अपॉन टी जानते हो। तो Q बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से I इंटू टी आ जाएगा। I का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, A, एम्पियर वाला A, और T क्या है, टाइम, तो A इंटू टी। ये चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला ये लीजिए, A इंटू टी लिख दिया। और V कौन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, और इसका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब L1 t माइनस 1 ये होगा, ठीक है। और साइन थीटा इज ए टिग्नोमेट्रिक रेशो। टिग्नोमेट्रिक रेशो का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए इसका हम लिखेंगे नहीं। इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, m1 आएगा, L1 ये भी 1 है ना, L1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो L आ जाएगा 0, ठीक है। ऊपर जाएगा तो -1 माइनस 1 होगा, तो L 0 हो गया। t यहाँ -2 है, और ये -1 है, और ये +1 है, तो इस t रेज टू द पावर +1 से ये t रेज टू द पावर -1 खत्म हो गया, कैंसिल हो गया, तो बच गया ओनली t रेज टू द पावर -2। और कौन बचा, a एम्पियर, ये ऊपर जाएगा तो a की a पावर -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L0 t -2 a -1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m1 t -2 a -1। इस तरीके से हम इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कि ये चार्ज पार्टिकल जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कितना, QBB साइन थीटा, कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स है QBB साइन थीटा, इतना फोर्स है। तो ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। मैंने जो मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, जिसको मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, दिस वाज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म इन नेचर। और यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल था वो इस तरीके से एंट्री ले रहा था v वेलोसिटी के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इस तरीके से एंट्री ले रहा था। तो ये जो v है इस y डायरेक्शन में देखिए इसका एक कंपोनेंट होगा, और ये जो डायरेक्शन होगी ये x डायरेक्शन होगी, और ये डायरेक्शन कौन सी हुई, y डायरेक्शन हुई, ठीक है, या z डायरेक्शन, जो भी आप मानना चाहें। तो इस डायरेक्शन में v का कौन सा कंपोनेंट आएगा, v cos थीटा। v cos थीटा तो इस तरफ आएगा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, और ये कितना होगा, v sin थीटा होगा। भाई ये थीटा के कारण ये v यहाँ पर दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, इस तरफ हो जाएगा v cos थीटा और इस तरफ हो जाएगा v sin थीटा। ये v cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये v sin थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। v cos थीटा जो कंपोनेंट है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का, ये तो चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में ले जाना चाहता है। कैसे ले जाना चाहता है, स्ट्रेट पाथ प्रोवाइड करेगा। ये तो x डायरेक्शन में ले जाएगा, चार्ज पार्टिकल को किधर ले जाएगा, x डायरेक्शन में लेके जाएगा। और जो v sin थीटा है, ये v sin थीटा इसको स्ट्रेट पाथ में x में नहीं ले जाएगा, ये तो अलोंग x ले जा रहा है, ठीक है। जबकि v sin थीटा इसको कैसे ले जा रहा है, v sin थीटा परपेंडिकुलर ले जा रहा है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ले जा रहा है। ये परपेंडिकुलर लिखा है मैंने, ये परपेंडिकुलर का साइन, और परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, शॉर्ट में परपेंडिकुलर लिख दिया है। तो b sin थीटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले जा रहा है, और v cos थीटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जा रहा है। b cos थीटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जा रहा है, और v sin थीटा चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ले जा रहा है। तो ना तो वो मैग्नेटिक केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा पाएगा, और ना केवल और केवल वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा पाएगा। यदि हम यहाँ पर चार्ज पार्टिकल के पाथ की बात करें तो चार्ज पार्टिकल का जो पाथ यहाँ पर होगा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड था, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल इस तरीके से एंट्री लिया था, v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंट्री लिया था। तो चार्ज पार्टिकल q का जो पाथ होगा वो पाथ कुछ इस टाइप का होगा, दिस टाइप
this type of the path will be followed by charge particle in uniform magnetic field. और ये path क्या है? What is the resultant path of charge particle? Resultant path जो होगा charge particle का, this resultant path is the mixing of, किस किस का mixing है? Straight path का मिक्सिंग है। और स्ट्रेट पाथ किसके कारण आया था? v cos थीटा के कारण आया था। प्लस और कौन सा है? परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। और जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जाता है चार्ज पार्टिकल तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो सर्कुलर मोशन में जाएगा, और सर्कुलर मोशन में जो जा रहा है वो v साइन थीटा के कारण जा रहा है। तो मैंने आपको ऊपर वाले डायग्राम में दिखाया v cos थीटा के कारण तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है, और v sin थीटा के कारण सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। अब स्ट्रेट पाथ और सर्कुलर पाथ इन दोनों का जो मिक्सिंग होगा वो क्या हो गया? रिजल्टेंट जो पाथ होगा वो हेलिकल पाथ आएगा। कैसा पाथ आएगा? हेलिकल पाथ आएगा, जिसको आप हेलिक्स भी कहते हो। ठीक है, और ये इस टाइप का हेलिकल पाथ होगा जो कि मिक्सिंग होगा स्ट्रेट और सर्कुलर पाथ का। जब चार्ज पार्टिकल को हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया QV साइन थीटा, और जो पाथ का नेचर है वो कैसा आया? हेलिकल। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट इज द magnetic force experienced by a charged particle when it is placed in uniform magnetic field. The value of magnetic force is QVV sin theta, and the nature of the path would be what? Helical path. Helical path is the mixing of the straight path and circular path. Straight path is because of v cos theta, which is along the direction of magnetic field, and v sin theta is the perpendicular component. Due to perpendicular component, v sin theta is the perpendicular component, and this perpendicular component will send the charged particle in circular motion or circular path. सो ये v sin थीटा सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल को भेजेगा और v cos थीटा स्ट्रेट पाथ में चार्ज पार्टिकल को भेजेगा। तो स्ट्रेट और सर्कुलर पाथ का जो मिक्सिंग होगा वो हेलिकल पाथ होगा, यानी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक कवर किया गया जो पाथ का नेचर होगा दैट विल बी द हेलिकल पाथ और हेलिक्स, राइट। दिस विल बी द नेचर ऑफ पाथ। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या फिर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है? मैग्नेटिक फोर्स। और नेचर ऑफ पाथ कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड में? हेलिकल पाथ होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर दो बातें और ध्यान रखिएगा कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरीके से एंट्री लेता है कि वो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए। यदि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एंट्री लेता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंट्री लेता है, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। ध्यान रखिएगा, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एंटरिंग into magnetic field by making an angle 90 degree, then the nature of the path followed by the charged particle would be circular. कैसा होगा नेचर ऑफ पाथ? सर्कुलर होगा। कब होगा सर्कुलर? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री एंगल बनाते हुए यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन से यदि एंट्री लेता है तो उस केस में सर्कुलर पाथ फॉलो किया जाएगा चार्ज पार्टिकल के द्वारा। चलिए, ये बात मैंने आपसे की कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है किसी चार्ज पार्टिकल के द्वारा जब उसको किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। अब देखिए, मैं यहाँ पर आपको दो केस बताना चाहूँगा। यदि चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यदि चार्ज पार्टिकल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और इस चार्ज पार्टिकल को एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो कि एक्स डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और ये डायरेक्शन मान लेता हूँ ये जेड डायरेक्शन है, राइट, ये जेड डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन जो है ये v का डायरेक्शन है। चार्ज पार्टिकल q इज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर लेता है और किस वेलोसिटी के साथ एंट्री ले रहा है, v वेलोसिटी के साथ। तो चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या है, q। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये मुझे पता करना है। अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया वो क्या बताया था, Fm इज इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा, जिसे और किस तरीके से लिखा जाता है, क्यू वी क्रॉस बी लिखा जाता है, क्यू वी क्रॉस v लिखा जाता है। अब q कैसा है, प्लस q है, और v किस डायरेक्शन में है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए y डायरेक्शन है, y डायरेक्शन वेक्टर v को क्या लिखा जा सकता है, v इंटू जे कैप लिखा जा सकता है। y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो जे कैप होता है, और मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है और x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i कैप होता है। तो देखिए क्या आ गया, जे कैप क्रॉस आई कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आता है, जे कैप क्रॉस आई क्रॉस जे तो आता है प्लस जे के कैप, और जे क्रॉस आई आप जानते हैं, इस तरीके से जानते हैं, यदि ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, तो जे क्रॉस आई यानी उल्टा चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो माइनस के बराबर आएगा। यानी ये कितना आ जाएगा, क्यू वी वी माइनस के कैप का मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। और दूसरी बात, यदि ये चार्ज पार्टिकल, ये तो मैंने बात की इफ Q इज पॉजिटिव, तो ये केस हो जाएगा। और यदि Q नेगेटिव होता, इफ Q इज नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन है, यदि चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रॉन है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो कितना होगा, Q की जगह माइनस Q होगा, V क्रॉस B होगा। ठीक है। V का डायरेक्शन क्या है, आपका जे कैप, Y डायरेक्शन है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन x है, तो वी आई कैप। जे क्रॉस आई क्या आता है, माइनस के कैप, और माइनस एक ऑलरेडी है, तो क्या आ जाएगा, क्यू वी वी प्लस के कैप आएगा, प्लस आ जाएगा। प्लस का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये क्यों कौन सा हो गया, पॉजिटिव जेड एक्सिस, और ये कौन सा हो गया, नेगेटिव जेड एक्सिस। कैसे पता चला भाई, माइनस के कैप आ रहा है तो नेगेटिव जेड एक्सिस, प्लस के कैप आ रहा है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब देखिए, अब यहाँ पर एक राइट हैंड थंब रूल का और यूज हम कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको वेक्टर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बता दिया, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ठीक है। अब यदि हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस केस में पता करना चाहें, तो देखिए एफ एम बराबर क्या है, क्यू वी क्रॉस बी, ये एफ एम का वैल्यू है। तो v से b पर जाना है, v क्रॉस b, तो देखिए v क्रॉस b, थंब कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी जो थंब का डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा। थंब ऊपर की तरफ है और v से v पर जाना है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड पर जाना है, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो जब एंटी क्लॉकवाइज हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में यानी इस तरफ आ गया। लेकिन यदि ये चार्ज पार्टिकल हमारा नेगेटिव होता, यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मान लीजिए एक्स डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन v का डायरेक्शन है और ये एंगल थीटा है, तो ये जो ये डायरेक्शन तो प्लस जेड हो गया। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किस तरफ होगा, यदि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो डेफिनेटली थंब नीचे आ जाएगा, तो फिंगर्स ऐसे जाएंगी, क्लॉकवाइज घूमेंगी, तो थंब कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। यानी इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन है, तो और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी दो तरीके से बताई, एक तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के केस में बताई, और एक मैंने ये वेक्टर लॉज का यूज करके, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करके आपको मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वैसे ही क्या करंट कैरिंग कंडक्टर यानी किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या वो कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस, डेफिनेटली इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फोर्स experienced
मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बात की थी चार्ज पार्टिकल की, अब मैं बात कर रहा हूं ए करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर। करंट कैरिंग वायर और कंडक्टर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर in presence of magnetic field, in presence of magnetic field। कैसा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अभी जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया वो तो चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने का डिस्कशन किया था। तो जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो कितना एक्सपीरियंस हो रहा था? QVV sin थीटा एक्सपीरियंस हो रहा था। बट इफ वी प्लेस ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, what will happen? Again the current carrying conductor will experience magnetic force। देखिए, मान लीजिए ये मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेता हूं, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। और इसमें मैं ये करंट कैरिंग कंडक्टर रख देता हूं, ये है मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एक तरफ मूव करते हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट होते हैं पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ। मान लीजिए इसमें जो कंडक्टर में करंट है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। इसको आप थोड़ा, यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट करने के बजाय मैं मैग्नेटिक फील्ड को मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नाउ? द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। किसके अंदर है? पेज के अंदर है, इनवर्ड है, इनटू द पेज है या नहीं? जब इनटू द पेज होता है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और सभी क्रॉस एक दूसरे से समान डिस्टेंस पर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और कहां पर है? इनटू द पेज, अंदर की तरफ है। और यहां पर मैंने ये देखिए एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ मैं मान लेता हूं L है, और जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो है कैपिटल I। कैपिटल I इज द करंट which is flowing through the conductor of length L, and this conductor is placed in uniform magnetic field V. Then this current carrying conductor will experience magnetic force which would be equal to what? ILV sin theta। इसके बराबर होगा ILV sin थीटा, इसके बराबर होगा। जब हमने चार्ज पार्टिकल की बात की थी तो I की जगह था Q, L की जगह था V, और B की जगह B था, मैग्नेटिक फील्ड था, और साइन थीटा था। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया गया फोर्स कितना होता है? QVV साइन थीटा। लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो जो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा? ILV साइन थीटा होगा। इसका डेरिवेशन भी हम आगे करेंगे, अभी हमें सीधे इसको ध्यान रखना है। अब मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहता हूँ कि B क्या होगा यहाँ पर। अब B का वैल्यू निकालने के लिए वही FM/I × L साइन थीटा हो जाएगा। अब डायमेंशनल फार्मूला यदि मैं निकालना चाहूँ तो इस मैग्नेटिक फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला M1 L1 T-2 होगा, एंड करंट का डायमेंशनल फार्मूला आप सब जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, या करंट को सिंपली एम्पियर लिख सकते हैं, राइट। एंड L इज द डिस्टेंस, तो L को L लिख दिया, ठीक है। अब ये साइन थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला होगा नहीं, बिकॉज इट इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सो इट विल नॉट हैव एनी डायमेंशन। सो यहाँ पर L1 है, ऊपर भी L1 है, तो L तो 0 आ जाएगा। तो यदि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या लिखा जाएगा? M1 L0 T-2 A ऊपर जाएगा तो -1। वही डायमेंशनल फार्मूला आ रहा है जो चार्ज पार्टिकल के फार्मूले से, चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूले से निकाला गया था। दोनों से भाई डायमेंशनल फार्मूला तो वही आना है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्यों बदलेगा? तो M1 T-2 A-1 ये डायमेंशनल फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का आएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला कैसे आया इसकी बात भी हम आगे करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर।
अब मैं आपको यहाँ पर ये भी बात करना चाहता हूँ आपसे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं डायरेक्शन की भी थोड़ी सी आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ। डायरेक्शन, अच्छा चलिए यहाँ पर एक और इसमें बात मैं बता देता हूँ कि यदि थीटा 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। थीटा 90 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा या नहीं, ठीक है। हालांकि ये सारी बातें हम बाद में भी करेंगे। चलिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बात और कर लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा यदि मैं बात करूं। नंबर 1, फॉर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन की मैं बात करूं तो देखिए, मान लीजिए ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये पेन मान लीजिए, ये ऊपर की तरफ इस जिसकी रिफिल का जो ये पॉइंटर है ये करंट का डायरेक्शन है, यानी ऊपर की तरफ करंट है। तो देखिए थंब करंट की डायरेक्शन में हो गया, तो फिंगर्स कहाँ जा रही है, नीचे, यानी राइट साइड में तो नीचे, और लेफ्ट साइड में इस यदि मैं राइट साइड की बात करूं तो अंदर की तरफ जा रही है, और लेफ्ट साइड में ये बाहर की तरफ आएंगे, ऐसे घूम के आएंगे। तो यानी यहाँ पर तो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। होगा या नहीं होगा। यदि मैं कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड लेता हूँ, यदि मैं करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड लेता हूँ, नीचे की तरफ लेता हूँ, तो थंब नीचे हो जाएगा। तो अब देखिए फिंगर्स इधर तो नीचे जा रही हैं और इधर से बाहर आएंगी, तो इधर डॉट और इधर क्रॉस हो जाएगा। ये किसका, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल हम बात कर रहे हैं, यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ये जो डायरेक्शन है हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइट हैंड थंब रूल जो कहता है किसके लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। थंब क्या बताता है हमें, थंब बताता है करंट को, थंब किसको बताएगा, करंट को। और कर्ल ऑफ फिंगर्स हमें किसको बताएंगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स हमें बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। कर्ल ऑफ फिंगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा और थंब हमें करंट की डायरेक्शन को बताएगा। किसके लिए, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई, डाउनवर्ड अपवर्ड की बात हो गई। यदि मैं इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, मान लीजिए करंट इस तरफ जा रहा है, तो देखिए अब वही ये इस तरफ करंट जा रहा है, तो थंब ऊपर की इस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, तो फिंगर इधर से तो ऊपर आ रही है और इधर से नीचे जाएंगी, तो इधर तो हो जाएगा अंदर की तरफ और इधर हो जाएगा आउटवर्ड हो जाएगा। यदि करंट का डायरेक्शन मैं इधर लेता हूँ, तो देखिए जरा, थंब इस तरफ हो गया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन मैंने इधर लिया तो थंब इस तरफ हो गया। अब फिंगर्स कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। इस वायर के ऊपर तो नीचे की तरफ होगा और वायर के इधर नीचे की डाउनवर्ड साइड में बाहर आएंगे, यानी वायर के ऊपर क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा और वायर के नीचे डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक बार आप ये करके देखिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है आप सब जानते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होता है। किस रूप में होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स के रूप में होता है। और अब यहाँ पर यदि करंट अपवर्ड डायरेक्शन में तो थंब ऊपर की तरफ रहेगा, राइट हैंड थंब रूल। कर्ल ऑफ फिंगर कैसे जा रही है, ये से वायर है, थंब ऊपर है, तो कर्ल ऑफ फिंगर कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, जो कि एंटी क्लॉकवाइज होंगी। यदि इस वायर में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता तो थंब को हम नीचे रखते तो एंटी कैसे घूमती, फिंगर्स कैसे घूमती। यदि करंट नीचे है तो फिंगर्स क्लॉकवाइज घूम रही हैं, फिंगर्स कैसे घूमेंगी, क्लॉकवाइज घूमेंगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक।
ठीक है, इस तरीके से ये राइट हैंड थंब रूल है किसके लिए, स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। दूसरी मैं बात करना चाहता हूँ फॉर क्लोज्ड लूप या सर्कुलर लूप के लिए मैं राइट हैंड थंब रूल की बात करना चाहता हूँ। राइट हैंड थंब रूल क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल इसकी बात करना चाहता हूँ। राइट हैंड थंब रूल यदि क्लोज्ड और सर्कुलर लूप के लिए बात करें तो मान लीजिए ये लूप है और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे है, देखिए उल्टा हो जाएगा। जो राइट हैंड थंब रूल स्ट्रेट वायर के लिए क्या था, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए राइट हैंड थंब रूल में थंब करंट बता रहा था और कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रही थी। तो सर्कुलर लूप में थंब जो है, थंब अब आपको क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको बताएंगे, कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको करंट बताएंगे। क्या बताएंगे, करंट बताएंगे। ठीक है, कर्ल ऑफ फिंगर्स क्या बताएंगे, करंट बताएंगे। थंब मैग्नेटिक फील्ड बताएगा तो कर्ल ऑफ फिंगर्स आपको क्या बताएंगे, करंट बताएंगे। किसमें, सर्कुलर लूप में। स्ट्रेट वायर में इसका उल्टा था, स्ट्रेट वायर में इसका उल्टा था। तो ध्यान रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करते समय ध्यान रखना कि आप उसको स्ट्रेट कंडक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या क्लोज्ड कंडक्टर या सर्कुलर कंडक्टर के लिए या सर्कुलर लूप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्कुलर लूप के लिए ऐसा केस होगा। तो यदि ये सर्कुलर लूप है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कर्ल ऑफ फिंगर्स किसको बता रही है, करंट को। तो ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, अब इसमें थंब कहाँ आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। 10th क्लास में भी हमने इसको ड्रॉ किया था इस तरीके से। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सभी एक क्लोज्ड लूप होंगी, वो सभी एक क्लोज्ड लूप बनाएंगी। लेकिन उतना बड़ा क्लोज लूप बनाना फिजिबल नहीं है, इसलिए मैंने इनको इतना छोड़ दिया है, लेकिन लास्ट वाली को पूरा क्लोज लूप बनाया है। ठीक है, अब यदि करंट का डायरेक्शन इस क्लोज लूप में, यदि मैं करंट का डायरेक्शन क्या ले लेता हूँ, क्लॉकवाइज ले लेता हूँ। ये करंट का डायरेक्शन है, तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होने से थंब कहाँ गया, नीचे की तरफ गया, राइट हैंड थंब। तो थंब नीचे की तरफ गया तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आया, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, यहाँ क्लोज लूप बनेगा। इसी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करना है वो बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है स्ट्रेट कंडक्टर और सर्कुलर लूप के लिए वो भी बताया। अब सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मान लीजिए आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो देखिए ये क्लॉकवाइज है, तो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज करंट है, ये करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे है, तो थंब कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और यदि करंट इसमें कैसे होता, यदि इसमें करंट होता क्लॉकवाइज, यदि इसमें करंट क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज होने का मतलब थंब किस तरफ जाएगा बेटा, थंब जाएगा आपका नीचे की तरफ। थंब राइट हैंड का जो थंब जाएगा वो नीचे की तरफ जाएगा, यानी अंदर की तरफ जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आज मैंने जो आपसे लेक्चर नंबर 2 में बात की वो क्या क्या बातें की कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट मैग्नेट, और मूविंग चार्जेज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एसोसिएट होते हैं, रेस्ट चार्ज के साथ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होता है। मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ का वह क्षेत्र है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट और फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड का कॉज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेज मोशन में आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और उन इलेक्ट्रिक चार्जेज जो कि मोशन में है उनके बीच लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की वजह बनता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है, CGS यूनिट इसका गॉस होता है। टेस्ला और गॉस दोनों ही वैज्ञानिक का नाम है। तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होता है, या 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। इससे आगे यदि हम बात करें तो जो
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसकी बात हमने की। ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द मैग्नेटिज्म ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद में हमने फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है QVV sin थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकाला M1 L0 T-2 A-1। और इसके बाद में हमने बात की कि चार्ज पार्टिकल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल Q यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए इसमें एंट्री लेता है, तो उसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व होगा, एक v cos थीटा और एक v sin थीटा। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा जो कि चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, और v sin थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को ले जाने का प्रयास करेगा। और इस v sin थीटा यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ और स्ट्रेट पाथ दोनों का मिक्सर होगा, यानी हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव है तो v क्रॉस b, यदि b x डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फोर्स प्लस z डायरेक्शन में आया, और जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ आ गया। दो तरीके से मैंने आपको इसको बताया, राइट हैंड थंब रूल और वेक्टर यानी क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से। इसके बाद में जो मैंने आपसे बात की वो बात हुई मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा वो ILV sin थीटा होगा। इसके द्वारा भी हमने जब मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकाला तो वही आया जो कि चार्ज पार्टिकल के फार्मूले से निकाला था हमने। और उसके बाद में हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। पहले स्ट्रेट कंडक्टर के लिए बात की, स्ट्रेट कंडक्टर में यदि करंट ऊपर की तरफ है तो राइट साइड में अंदर की तरफ और लेफ्ट साइड में बाहर की तरफ आएगा, पेज से बाहर आएगा, राइट साइड में पेज के अंदर आएगा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। थंब करंट बताएगा, कर्ल ऑफ फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद में हमने सर्कुलर लूप के लिए राइट हैंड थंब रूल की बात की, तो अब थंब रूल बदल जाएगा। थंब पहले करंट बताता था, अब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। कर्ल ऑफ फिंगर जो कि पहले मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी, अब करंट को बताएंगी, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की थी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए और सर्कुलर लूप के लिए। अब सर्कुलर लूप के लिए हमने करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पता किया। जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर इनटू द पेज होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज होगा। ये बातें हमने आज की, इसको वापस देखिएगा, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।